हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम आपको नेमिंग रिएक्शन को ट्रिक के साथ बताएंगे किस प्रकार से आपको याद रखना है और कैसे रिएक्शन को लिखना है, कैसे रिएक्शन का उत्पाद लिखना है। तो अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा। पहले हमने नेमिंग रिएक्शन लिखी उड्स अपक्रिया। उड्स रिएक्शन इसमें क्या होता है? उड्स अपक्रिया में आपको एल्किल हैलाइड, पहले हम आपको बताएंगे सामान्य अपक्रिया ये होती क्या है। उड्स अपक्रिया में क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड जो होते हैं, एल्किल हैलाइड जैसे हेलो एल्केन कहते हैं, आपको हेलो एल्केन लेना है और हेलो एल्केन को सोडियम के साथ अपक्रिया करानी है। सोडियम के साथ अपक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अर्थात ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर आप इसकी अपक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। साथ में साइड प्रोडक्ट के रूप में एल्किल हैलाइड जो होता है सोडियम के साथ मिल जाता है और सोडियम हैलाइड बनाता है। तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को जब सोडियम से अपक्रिया कराते हैं ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हेलो एल्केन जो होता है वो एल्केन में बदल जाता है। तो इसे हम उड्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है, या आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है और आपका एल्केन है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जितने कार्बन का आपका एल्किल हैलाइड होगा उसका दोगुना एल्केन, दो गुना कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होगा। जैसे आपने एक कार्बन का हेलो एल्केन लिया है तो आपको एल्केन जो प्राप्त होगा वो 2 कार्बन का प्राप्त होगा। अब इसको कैसे करें, है ना, इसको करने की विधि, किस प्रकार से आप उत्पाद लिखें। मान लीजिए कोई हेलो एल्केन दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिया गया है CH3 CH2 Cl, ये इथिल क्लोराइड है। इसकी अपक्रिया आपको सोडियम के साथ करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अर्थात आपको उड्स अपक्रिया करानी है। तो इसका उत्पाद आप कैसे लिखें? तो कि जब भी उड्स अपक्रिया का उत्पाद लिखना हो तो सबसे पहले आप जो एल्किल हैलाइड लिया गया है उसके 2 अणुओं को लिख लीजिए। उसके 2 अणुओं को लिखिए, 2 अणुओं को आप लिख लीजिए, CH3 CH2 Cl और साथ में एक और अणु CH3 CH2 Cl। अब ये क्या करेगा, सोडियम के साथ सोडियम के भी 2 अणु लिए जाएंगे। ये सोडियम के साथ Cl निकल जाएगा, क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। और आपका ये दोनों जो आपके एल्किल समूह थे ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका मुख्य उत्पाद हो गया। साथ में NaCl साइड उत्पाद के रूप में, अन्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इसे आप क्रिया के उत्पाद के फलस्वरूप लिखें या न लिखें, क्योंकि आपकी नेमिंग रिएक्शन में ज़्यादातर क्या होता है कि आपको मेन उत्पाद लिखना होता है, साइड प्रोडक्ट नहीं लिखना होता है। तो आप अगर मेन उत्पाद को याद रखें तो भी काम चल जाएगा। तो आपने देखा ये एथिल क्लोराइड था या क्लोरोएथेन था, तो इससे क्या बना, 2 कार्बन का था ये, तो उत्पाद कितने कार्बन का हुआ, देखिए 2 और 2 4 कार्बन का हुआ। ब्यूटेन आपने लिया क्या, क्लोरोएथेन लिया आपने, ये क्या है, ये क्लोरोएथेन है, क्लोरोएथेन लिया था आपने, बना क्या, ब्यूटेन बना। क्लोरोएथेन, एथेन में 2 कार्बन और ब्यूटेन में कितने कार्बन, 4 कार्बन। इस प्रकार से आप उत्पाद को लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। उर्ज फिटिस अपक्रिया, उर्ज फिटिस में क्या होगा देखिएगा, इसमें एक तो आपका एल्किल हैलाइड होगा अर्थात एलिफैटिक हैलाइड होगा, दूसरा एक बेंजीन रिंग से लगा हुआ हैलाइड होगा अर्थात एरोमेटिक हैलाइड होगा।
जब एलिफैटिक तथा एरोमेटिक दो हाइलाइडों के मिश्रण को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन प्रेजेंस किसकी होगी? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की होगी। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं सोडियम के साथ एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड के मिश्रण को। तो एरिल के साथ में जो एलिफैटिक समूह होता है वो जुड़ जाता है। तो एरोमेटिक का एरिल उत्पाद या एरिल व्युत्पन्न प्राप्त हो जाता है ना। अब इसमें ये अपक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से अपक्रिया लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक लिया आपने ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन रिंग से लगा क्या है? ब्रोमोबेंजीन है। और दूसरा आपने लिया मेथिल बेंजीन या ब्रोमोमेथेन। आपने दूसरा लिया ब्रोमोमेथेन CH3Br। अब जब आपकी इसको अपक्रिया करानी है तो जैसा कि यहाँ पे 2 मोल लिखे ही हैं, आप क्या करें, इसको सोडियम के साथ में लिख दें, हाइलाइड को सोडियम के साथ लिख दें, और जहाँ पर हाइलाइड समूह लगा हुआ है वहीं आपका जो एलिफैटिक समूह है वो जोड़कर लिख दें। इस प्रकार से ये NaBr के साथ लिख दिया जाएगा और इस एलिफैटिक समूह को जहाँ पर हाइलाइट समूह लगा था वहीं पर जोड़कर लिख दिया जाएगा। तो आपका उत्पाद क्या बनेगा? आपका उत्पाद बनेगा बेंजीन रिंग के साथ CH3 लगा होगा, जिसका नाम क्या होगा? आप जानते हैं टाइलिन। कई बार पूछा गया है क्लोरोबेंजीन से टाइलिन कैसे प्राप्त करोगे। ध्यान रखिएगा ये भी अपक्रिया ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर वो बेंजिल क्लोराइड है, इसकी अपक्रिया अगर सोडियम से कराई जाए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? ये अपक्रिया का नाम क्या होगा? अगर पूछा जाए आपसे क्या कहेंगे आप इसको? देखिए बेंजिल समूह है और ये बेंजीन नो डाउट जो है एरोमेटिक है, लेकिन जहाँ से हाइलाइट लगा है वो आपका एलिफैटिक भाग है। तो ये एलिफैटिक पार्ट हुआ, इसलिए ये अभिक्रिया जो होगी ये ऊर्ज अभिक्रिया कहलाएगी, ना कि ऊर्ज फिटिज अभिक्रिया कहलाएगी, ना ही फिटिज अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसका उत्पाद जब आप लिखेंगे तो 2 मोल को लिखिएगा, इसके 2 मोल लिखेंगे आप 2 मोल लिख लीजिए इसके। और जब 2 मोल लिखेंगे तो आप इन दोनों अणुओं को एक साथ जोड़ करके दोबारा लिख देंगे, तो आपका जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो बन जाएगा। आप देख लीजिए क्या बनेगा आपका उत्पाद। ये दो रिंग आप जोड़ करके लिख देंगे CH2 के साथ में, है ना। इस प्रकार से आपका उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अभी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया 2 प्रकार की होती है, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। इसमें क्या होता है, बेंजीन हो या अन्य जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें एल्किल अथवा एरिल समूह को जब जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं एल्किलीकरण अथवा एसिटिलीकरण। यह अपक्रिया सामान्यतः लुईस एसिड या लुईस अम्लों की प्रेजेंस में संपन्न होता है। ठीक है, तो यह अपक्रिया 2 प्रकार की होती है, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। इसमें क्या होगा, एल्किलीकरण अगर आप करते हैं तो एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होगा, और अगर
आप एसिल समूह उपयोग करते हैं तो आपको एसिटिल या एसिल समूह प्राप्त होगा। देखिए RCO और R एल्किल समूह। देखिए, तो चलिए पहले हम देखते हैं और इसको किस प्रकार से उत्पाद लिखते हैं। तो पहला हम आपको बताते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अर्थात एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब है एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है? आप बेंजीन लें अथवा अन्य कोई बेंजीन का व्युत्पन्न या एरोमेटिक कंपाउंड लें। इसकी अभिक्रिया आपको एल्किल हैलाइड से, यहाँ भी एल्किल हैलाइड लिया जाएगा, साथ में आप देख रहे हैं बेंजीन है अर्थात बेंजीन का व्युत्पन्न हो। इसकी अभिक्रिया किसी भी लुईस अम्ल जैसे कि AlCl3, लुईस अम्ल क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हों, एक्सेप्ट कर सकते हों, उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं। ये एनहाइड्रस स्टेट में होगा। चलिए नहीं होगा तो क्या होगा? आपका एरिल एल्किल समूह जो होगा, आपका जो एल्किल समूह है, इसमें एल्किल समूह कौन है? R है ना। एल्किल समूह का प्रतिस्थापी प्राप्त होगा। अब ये क्रिया कैसे करें या आपका क्रिया में क्या अभिकारक होता है? देखिए, जो एनहाइड्रस AlCl3 है, इसको चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो R1Cl जो है, इसमें R पर और Cl पर जब ये ब्रेक होगा बॉन्ड तो R पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज आएगा। तो ये जो निर्जल AlCl3 है, एनहाइड्रस AlCl3 है, एनहाइड्रस जो AlCl3 है आपका AlCl3, ये क्या होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड जो होगा ये Cl माइनस क्लोराइड आयन को गेन करेगा और आपको प्राप्त क्या होगा? R प्लस। R प्लस आपको कार्बोकटायन है, ये आपका कार्बोकटायन है और ये कार्बोकटायन जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन रागी है। तो बेंजीन रिंग जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित होता है ना। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। देखिएगा, इस एग्जाम्पल से आपको ये भी समझना चाहिए कि किस प्रकार से दिए गए अभिक्रिया का उत्पाद आप लिख पाएंगे। से बेंजीन लिया और बेंजीन के साथ में जो हमने एल्किल हैलाइड का चयन किया है CH3 का होल ट्वाइस CHCl लिया है और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल। अब यहाँ पे कार्बोकटायन कौन सा मिलेगा या कह सकते हैं कौन सा जो इलेक्ट्रोफाइल है इससे प्राप्त, ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जो है अभिक्रिया करने के लिए जाएगा। तो देखिए CH के साथ 2 CH3 और ये Cl लगा है। जैसा कि हमने बताया कि लुईस अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, यानी AlCl3 ये Cl माइनस को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा और आपका कार्बोकटायन, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकटायन प्राप्त होगा और ये 2 डिग्री कार्बोकटायन जो है ये बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ेगा। इस प्रकार से आपको अपना उत्पाद लिखना होगा। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे क्या होता है? एसिल ग्रुप या एस्टिल ग्रुप आपको जोड़ना होता है। यहाँ क्या होता है कि बेंजीन रिंग को या बेंजीन के व्युत्पन्न अथवा अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को
एसिड क्लोराइड लेना है आपको, एसिड क्लोराइड RCOCl। आप जानते हैं एसिड क्लोराइड क्या है? एसिड क्लोराइड एसिड का व्युत्पन्न है RC+O ये एसिड क्लोराइड कहलाता है। ये एसिड का व्युत्पन्न होता है। OH के स्थान पर जब Cl लगेगा तो क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड बनेगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, जब OH को हटा करके, यहाँ पे OH लगा होता है, OH को हटा करके जब Cl लगाया जाता है तो आपका क्या बन जाता है? एसिड क्लोराइड बन जाता है। और इस एसिड क्लोराइड में एसिल ग्रुप का ही योजन होता है। यहाँ भी लुईस अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होगी, एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे एरोमेटिक का एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, COR। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा ये कैसे लिखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमने लिया बेंजीन, बेंजीन के साथ में हमने लिया जो एथेनोइक क्लोराइड होता है CH3COCl, ये एथेनोइक अम्ल से बना हुआ क्लोराइड है ना। तो यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl, आप जानते हैं कि ये ग्रुप किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। आप जब उसको समझेंगे तभी आप इसके उत्पाद को लिखने में सक्षम होंगे या सही से लिख पाएंगे। एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे आप, हमने जैसा बताया कि लुईस एसिड लेना होता है, तो लुईस एसिड कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि FeCl3, ये भी आपका एक लुईस एसिड ही है। तो यहाँ से आपको जो इलेक्ट्रॉन आगे मिलेगा RC+O+, ये मिलेगा, और आपका उत्पाद क्या बनेगा? बेंजीन का ये व्युत्पन्न प्राप्त होगा। ठीक है। कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया ऐसे एल्डिहाइड के लिए है जिनके पास अल्फा H नहीं होता है। ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास जो अल्फा H होता है वो एब्सेंट होता है। अल्फा H का मतलब क्या है? जो CHO है उसके बगल वाले कार्बन पर कोई भी H नहीं होता है, उसे कहते हैं अल्फा H, क्योंकि ये आपका अल्फा स्थान होता है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H नहीं होता है वही एक कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। इसमें क्या होता है? कास्टिक सोडा का जो विलयन होता है उसकी उपस्थिति में एल्डिहाइड का एक अणु जो होता है अपचयित होता है और ऑक्सीकृत भी होता है। जब अपचयित होगा तो एल्कोहल बनाएगा और ऑक्सीकृत होगा तो अम्ल बनाता है। क्योंकि अम्ल NaOH की उपस्थिति में होता है या KOH की उपस्थिति में होता है तो उसी का साल्ट बना लेता है, अर्थात पोटेशियम या सोडियम का साल्ट प्राप्त हो जाता है। देखिएगा जैसे बेंजिल्डिहाइड आपने लिया, और बेंजिल्डिहाइड आप जानते हैं बेंजिल्डिहाइड के पास में कोई भी अल्फा H नहीं होता है, उसके अल्फा स्थान पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि जिस कार्बन पर एल्डिहाइड समूह लगा होगा उस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा। तो क्या होगा? बेंजिल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन अल्फा स्थान पर उपस्थित नहीं है। तो बेंजिल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया देगा। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो अपक्रिया देगा या कौन सा कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। तो देखिए ये CHO समूह है, ये आपका अल्फा स्थान है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि आप देखिए कार्बन की सभी वैलेंसी पूर्ण है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। तो बेंजिल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया देता है, और ये NaOH या KOH की उपस्थिति में क्या होगा? अपचयित भी होगा और ऑक्सीकृत भी होगा। जब चयित होगा तो उतनी ही कार्बन का, जितने कार्बन का एल्डिहाइड था उतनी ही कार्बन का आपका एल्कोहल बनेगा, ये बेंजिल एल्कोहल। तो बेंजिल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल भी पूछा गया कई बार एग्जाम में,
आपके, और आपका पहले अपचयित हुआ, दोबारा क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, तो आपका ये अम्ल प्राप्त होगा, बेंजोइक अम्ल। लेकिन बेंजोइक अम्ल नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये NaOH या KOH जो होगा उससे अभिक्रिया कर लेगा और सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होते हैं। और यदि कोई भी ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा H नहीं है, तो वह भी यही अभिक्रिया देगा। इसे CHO HCHO फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के पास भी अल्फा H नहीं होता है, या भी NaOH या KOH, सांद्र NaOH या KOH की उपस्थिति में ऑक्सीकृत भी होगा और अपचयित भी होगा। अपचयित होगा तो एक कार्बन का एल्कोहल बनाएगा मेथेनल, और एक कार्बन का फिर दोबारा दूसरा अम्ल बनाएगा, दूसरा अणु, और अम्ल साल्ट में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा, पहले बनेगा आपका फार्मिक अम्ल, और दोबारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट बना लेगा या सोडियम मेथनोएट बना लेगा। क्योंकि सोडियम जो होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और अम्ल जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। ऐसे और अन्य एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक जो है ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H नहीं होगा। मतलब कि आप देखिए जहाँ पर भी जो एल्डिहाइड लगा हुआ है वह जिस कार्बन से लगा हुआ है वहाँ पर कोई भी H ना हो, यानी जिस कार्बन से एल्डिहाइड आपका लगा है वहाँ पर अगर कोई भी H उपस्थित नहीं है। कार्बिल अमीन अपक्रिया, कार्बिल अमीन अपक्रिया आपके प्राथमिक अमीन के टेस्ट के लिए होती है। अब सबसे पहले ये बात कि आप ये जानें कि प्राथमिक अमीन कैसे पहचानेंगे आप। बहुत सारे बच्चे प्राथमिक अमीन या अमीन को पहचान नहीं पाते, क्योंकि अमीन के पहचानने की जो विधि है वो एल्कोहल से भिन्न होती है। देखिए जैसा आप जानते हैं एल्कोहल को पहचानना है किस डिग्री का एल्कोहल है, तो जिस कार्बन से OH लगा है वह कितने कार्बन से लगा हुआ है उसी आधार पर आप बता देते हैं कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। लेकिन एमीन में क्या होता है, एमीन में एक ही जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन से कितने कार्बन लगे हुए हैं, उस नाइट्रोजन से सीधे तौर पर अगर कार्बन के 2 बांड हैं तो 2 डिग्री हो जाएगा, 3 बांड है तो 3 डिग्री हो जाएगा, और एक बॉन्ड है केवल तो वह 1 डिग्री हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि मेथिल एल्कोहल को हम कोई डिग्री नहीं मानते हैं, कोई डिग्री का अल्कोहल नहीं है, लेकिन मेथिल अमीन जो है ये 1 डिग्री का अमीन होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर 2 कार्बन लगे हैं नाइट्रोजन से तो यहाँ पर ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा, ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा, ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। अब ये कार्बन कितने कार्बन से लगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन से कितने कार्बन लगे हुए हैं इस पर बात निर्भर करती है कि एमीन कितने डिग्री का है। तो इस प्रकार से आप एमीन को पहचान पाएंगे, लिखा हुआ है यदि तो। लेकिन टेस्ट जो होता है उसके लिए अपक्रिया है कार्बिल अमीन अपक्रिया जिसे कहते हैं। कार्बिल अमीन में क्या होता है, जब भी एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो लेकिन प्राथमिक एमीन हो, इस बात पर जोर देना है आपको। एलिफैटिक हो अथवा एरोमेटिक, प्राथमिक एमीन जो होते हैं जब क्लोरोफॉर्म के साथ में एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड, बैड स्मेल वाला आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन जो होते हैं RnH2, उनको जब क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और KOH, ध्यान देना है यहाँ पे जो KOH होगा वह एथेनॉल की प्रेजेंस में होगा या एल्कोहलिक KOH होगा। ऐसा भी आप याद रख सकते हैं कि एथेनॉल के साथ होगा, या कह सकते हैं एल्कोहलिक KOH होगा।
इस बात का ध्यान देना है। आपका उत्पाद क्या प्राप्त होगा? आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, NC। आइसोसाइनाइड में क्या होगा? NC, है ना। आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड। ये दुर्गंधयुक्त होता है, बैड स्मेल वाला होता है ना। बैड स्मेल होता है इसका। कैसा स्मेल होता है? बैड स्मेल होता है। तो इस प्रकार से हम पहचान लेते हैं कि ये प्राथमिक एमीन है। टेस्ट के लिए होता है, लेबोरेटरी में आपने इसका प्रयोग भी किया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल और रिएक्शन किस प्रकार से आप उत्पाद को लिखेंगे। हमारा मेन पार्ट जो है ये है कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा CH3 CH2 या फिर मेथिल एमीन लेते हैं। ये भी आपका 1 डिग्री एमीन ही है, जबकि मेथिल अल्कोहल हमने बताया भी 1 डिग्री एमीन नहीं होता। एक कार्बन का अल्कोहल जो होता है वो कोई भी 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन नहीं कहलाता। वो सॉरी 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल नहीं कहलाता है। मेथिल एमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से CH Cl3 विथ एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जब इसका उत्पाद लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको कुछ नहीं करना, बस आप क्या करें, जो एमीन है उसमें हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सब लिख दें, यानी कि CH3 और N। और उसके बाद जो आपका कार्बन है, ये कार्बन कहाँ का रहेगा? ये कार्बन आपका क्लोरोफॉर्म का रहेगा। बस ये लिख दें, आपका उत्पाद बन जाएगा। ये आपका मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है। जैसे मान लीजिए एनालीन है, क्योंकि एनालीन भी कैसा होगा? एनालीन भी प्राथमिक एमीन ही होगा, है ना। ये भी जब क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केवच से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड उत्पाद देगा। एल्कोहलिक केवच के साथ अब क्रिया करानी है आपको, बेंजीन आइसोसाइनाइड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजीन आइसोसाइनाइड। अब चाहिए एलिफैटिक हो अथवा एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों बैड स्मेल वाले ही होंगे। एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन ऐसे एल्डिहाइड के लिए है जिनके पास अल्फा H होता है ना। इसमें क्या होगा? एल्डिहाइड जो होते हैं जिनके पास अल्फा H उपस्थित होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि अल्फा H है या नहीं है? अब देखिए, जिस कार्बन से CHO लगा है उसके बगल वाले कार्बन पर, यानी उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर अल्फा स्थान पर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि कौन सा इसमें एल्डोल देगा या नहीं देगा। ये इसकी अपक्रिया जब तनु डाइल्यूट NaOH के साथ होती है तो क्या होता है? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है। क्या प्राप्त होता है? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये आपका अल्फा स्थान है और ये आपका बीटा स्थान है। अब इसको जरा देख लेते हैं एक बार अपक्रिया होती कैसे है और किस प्रकार से हमें उत्पाद लिखना है ट्रिक के साथ, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हर वीडियो में हम आपको ट्रिक जरूर बताएंगे किस प्रकार से लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये अपक्रिया होगी कैसे। तो जब भी ये अपक्रिया करानी हो तो आप एक बात का ध्यान रखें, पहले आप 2 अणुओं को लिखेंगे। एक अणु में आपको एक जो आपका एल्डिहाइड समूह में कार्बोनिल समूह है, एक कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, उसको खोल के लिखना है। और दूसरे में अल्फा H को ओपन करके लिखना है। अल्फा H को ओपन करके लिखना है, एक H, है ना। फिर क्या करेंगे आप, इसमें अल्फा H को इस ऑक्सीजन के साथ लिख देना है और इस कार्बन को उसके बगल, यानी कि ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन के साथ लिख देना है। तो देखिए, आप लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका RCH2COH
इसके बाद CHO और इसी CH से R भी लगा है, ये NaOH की उपस्थिति में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एल्डोल संघनन में क्या होता है, बाद में गर्म किया जाता है और गर्म करने से क्या होगा, ये OH और जो CHO है उसकी तरफ से जो अल्फा स्थान का H है, ध्यान रखिएगा, आपको जो CHO होगा उसके तरफ का जो अल्फा स्थान होगा वहाँ से H है और बीटा स्थान से OH। अल्फा स्थान का CHO का अल्फा स्थान से H और बीटा स्थान से OH निकलेगा, जल निकल जाएगा और आपका अल्फा बीटा असंतृप्त उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा असंतृप्त उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्पाद को लिख देंगे। अब हम ट्रिक पे बात करते हैं किस प्रकार से आपको उत्पाद को लिखना है। इस एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3 CH2 CHO, इसमें अल्फा H है नो डाउट, या आप इसे छोटा भी लेना चाहते हैं, पहले इस पर छोटा सा ले लीजिए, CH3 CHO CH3 CHO है एथेनल। अब इसका उत्पाद आपको लिखना है तो बहुत ही सरल है, कुछ नहीं, आपको करना क्या है, ये जो CH3 CHO है इसमें C डबल बॉन्ड O है और जो इसका अल्फा स्थान है, दोबारा दूसरा मॉलिक्यूल लिखिए, इसको 2 हाइड्रोजन ओपन करके, एक हाइड्रोजन साथ में रहने दीजिए, 2 हाइड्रोजन ओपन करके लिखिए CHO। इस प्रकार से O और H2 निकाल दीजिए, बाकी योग जोड़ करके लिख दीजिए, क्या बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, है ना। जैसे मान लीजिए दूसरा आपने लिया CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल लिया, फिर आप कैसे उत्पाद लिखेंगे इसका, NaOH के साथ गर्म करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर गर्म नहीं करते हैं तो आपका जो है बीटा हाइड्रोक्सी जो है एल्डिहाइड मिलेगा। तो फिर से आप वही काम करिए, आपको एक मॉलिक्यूल पूरा लिखिए, इसमें आपको कार्बोनिक समूह ने ओपन करके लिख दिया बाहर करके, और दूसरे में अल्फा स्थान का H CH2 था तो CH2 में हमने दोनों H बाहर लिखे और आपका मेथिल तो अलग ही रहेगा ये, फिर CHO, आपको ये H2 और O निकाल देना है, बाकी जोड़ करके ऐसे ही लिख देना है। देख रहे हैं आप, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 और CHO, इस प्रकार से आपका उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। क्लेजन संघनन, ऐसे एस्टर जिनके पास अल्फा H उपस्थित होता है वो सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा कीटो एस्टर देते हैं, जिसे हम क्लेजन संघनन अपक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे जिस प्रकार से एल्डोल अपक्रिया होती है जिसके पास अल्फा H होते हैं वो एल्डिहाइड जो है एल्डोल अपक्रिया देते हैं, ऐसे जो वह एस्टर जिनके पास अल्फा H होते हैं वो क्लेजन संघनन देते हैं। यहाँ पे अभिकारक ध्यान रखिएगा सोडियम एथॉक्साइड होता है, अर्थात एथिल अल्कोहल को जब सोडियम से क्या क्रिया कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऐसे एस्टर होंगे जिनके पास अल्फा H उपस्थित होगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा H नहीं है तो वो वह एस्टर जो है क्लेजन संघनन अपक्रिया नहीं देंगे। देखिए ये आपका एस्टर पार्ट है, इसे पता चलता है COOR से एस्टर होता है और ये आपका अल्फा स्थान है तो अल्फा स्थान पर H है तो भी ये जो है क्लेजन अपक्रिया देंगे, क्लेजन संघनन अपक्रिया देंगे। रीजेंट यहाँ पे आपको याद रखना है सोडियम एथॉक्साइड होगा, सोडियम एथॉक्साइड होगा NaOC2H5 या C2H5ONa। अब उत्पाद जब लिखना हो तो ध्यान दीजिएगा इसका उत्पाद किस प्रकार से लिखते हैं, बहुत ही सरल है, सिंपल एकदम। अब 2 अणुओं को लिखिए, एक अणु में आपको क्या करना है, जो एल्कोहलिक पार्ट यानी कि OR पार्ट है उसे ओपन करके लिख दीजिए और दूसरे में अल्फा H ओपन करके लिख दीजिए, दूसरे में अल्फा H ओपन करके लिख दीजिए, है ना।
COOR'। देखिए मैंने क्या किया है, ये आपका अल्फा स्थान था, अल्फा स्थान का H ओपन करके लिखा, दूसरे में ये समूह। अब ये एल्कोहलिक पार्ट अल्फा H के साथ निकाल दीजिए और बाकी जोड़ करके आपको लिख देना है। तो आपको क्या लिखना रहेगा, RCH2 C डबल बॉन्ड O, CH से एक R और इधर COOR डैश। आप देख रहे हैं और कि ये जो है बीटा स्थान है, कीटो, बीटा कीटो इसलिए कहा जाता है, एस्टर भी है ये, तो इसके इसलिए कहते हैं इसको बीटा कीटो एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा कीटो एस्टर। ये आपका एस्टर है, तो बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। क्लेजन संघनन से क्या प्राप्त होता है, बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका ये उत्पाद हो गया। इस प्रकार से आप लिखेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए आप कोई भी जो आपके मन में हो, उसको करके देखिएगा। या चलिए मैं लेता हूँ एक, आप देखिए। CH3 CH2 COO COO CH3 है ना। इसकी अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ C2H5ONA हीट किया जाएगा। आपको कैसे लिखना है, देखिए हमने बताया आपको कि दो ग्रुपों के लिखिए, CH3 CH2CO और फिर OCH3, ये हमने अलग करके एल्कोहलिक पार्ट लिख दिया। दूसरे में आपको क्या करना है, अल्फा H ओपन करके। अब देखिए अल्फा H यही तो है ना। अल्फा H आपका कौन सा है, ये अल्फा H है। तो इस अल्फा H में एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिखना है, बाकी वैसे लिखा रहने दीजिए, है ना, COOCH3। और जब आप उत्पाद लिखना हो तो इसे हटा दीजिए, बाकी जोड़ करके लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CO और इसी से क्या लगा होगा, इसी कार्बन से लगा होगा आपका CH3 और COOCH3। इसको थोड़ा सा साइज हमें छोटा करना पड़ेगा कि हमारे पास इधर स्पेस नहीं है। देखिएगा CO CH, इसी से लगा है CH3 COOCH3। ये आपका उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। देखिए अन्य उत्पाद भी प्राप्त होता है, अल्कोहल CH3OH है ना, ये आपका साइड प्रोडक्ट है। बेंजोइन संघनन, बेंजीन संघनन में क्या होता है, आपको बेंजिल्डिहाइड के 2 अणु लेना है और पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर बेंजोइन देते हैं, जिसे हम बेंजोइन संघनन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बेंजोइन देते हैं पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए सिंपल रिएक्शन, सिंगल रिएक्शन, इसमें बाकी कोई उत्पाद भी नहीं बनता, एक ही रिएक्शन है और एक ही आपका अभिकारक है, इसके अलावा बाकी कोई अन्य अभिकारक भी नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड से बेंजोइन बनाना है। देखिए बेंजिल्डिहाइड से बेंजोइन कैसे बनाएंगे आप, बेंजिल्डिहाइड आपका ये CHO है ना, आपको KCN से अपक्रिया करानी है। तो देखिए जब इसका उत्पाद लिखना है तो जिस प्रकार से आप एल्डोल अपक्रिया कराते थे उसी प्रकार से इसकी अपक्रिया करा सकते हैं, है ना, मतलब उसी प्रकार से उत्पाद लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें एक आप कार्बोनिल समूह को ओपन करके लिख दीजिए और दूसरा मॉलिक्यूल जो लीजिए उसका जो H हो, है ना, उसका जो H हो, उस H को इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ में और उस कार्बन को इस कार्बन के साथ में योग करके लिख दीजिए, बस आपका उत्पाद बन जाएगा। देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ में इस ऑक्सीजन के साथ मैंने OH लिख दिया और आपका ये CH था ही। दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसका CO समूह, CO समूह कीटोनिक ग्रुप, और उसी ग्रुप से उसी कार्बन से लगा आपका एक बेंजीन रिंग, है ना, इसी का नाम बेंजोइन है। बेंजोइन इसे कहते हैं बेंजोइन संघनन,
क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन। चूँकि इसका उत्पाद जो बनता है उसी का नाम बेंजोइन है, इसीलिए इसका नाम है बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, बात याद रखिएगा, ये सिंपल सी रिएक्शन है। क्रिया, वह क्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन युक्त एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, उसी के सोडियम अथवा पोटेशियम साल्ट की उपस्थिति में तो अल्फा बीटा असंतृप्त मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम परकिन अपक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेंजिल्डिहाइड की अपक्रिया, यानी एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है बेंजिल्डिहाइड की अपक्रिया एनहाइड्राइड के साथ होती है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, एसिटिक एनहाइड। ध्यान दीजिएगा, इसकी अपक्रिया जो होगी उसी के साल्ट की उपस्थिति में होगा, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण की उपस्थिति में और उसी अम्ल के एनहाइड्राइड से अपक्रिया जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ होती है तो अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम जो है परकिन अपक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो अपक्रिया को कराने के लिए आप क्या करें, बेंजिल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह ओपन करके लिखें और जो एनहाइड्राइड आपने लिखा है उसका एक अल्फा एच ओपन करके लिखें, है ना। ये हमने एनहाइड्राइड लिया है, C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या करें, आप इस H को इस ऑक्सीजन के साथ लिख दें और कार्बन को इसके साथ लिखें, और बाद में क्या करें, यहाँ से और जो वहाँ पर जो है अल्फा स्थान पर ये पर जहाँ पर जो है O प्राप्त होगा, OH प्राप्त होगा, उसके साथ जल निकाल लेंगे। तो देखिए एक स्टेप हम कर लेते हैं, एक बार इसको लिखेंगे, आप देखिएगा, आपका COOH है ना, CH। अब दूसरा जो आपका एनहाइड्राइड का पार्ट था CH2, C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप क्या करें, अगले स्टेप में ये OH और इसके अल्फा स्थान से H निकाल लें और साथ में इस स्थान पर जलयोजन करा दें, इधर OH और इधर H, है ना। तो क्या बनेगा आपका, देखिए, जब आप यहाँ से OH और H निकालेंगे तो आपका ये CH रह जाएगा और ये भी CH, तो एक बॉन्ड इसका खाली होगा, इस कार्बन का खाली होगा, दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे और आपका दूसरा C डबल बॉन्ड O, फिर एक O और नीचे H जो जलयोजन से प्राप्त हुआ, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये आपका अल्फा स्थान है, ये आपका बीटा स्थान है, तो क्या कहलाएगा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो आपका क्या बनेगा उत्पाद। अब देखिए, आप इसका उत्पाद डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, आपको करना क्या है, ये जो आपका साल्ट लिखा हो कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसी का जो है H जो है उसी का 2H और O निकाल दीजिए, साथ में उसी का कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि Na हटा करके साल्ट यानी कि उसी Na हटा करके उसी का अम्ल लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए CH था ही, हमने यहाँ से इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है H एक हटा दिया, सॉरी 2H हटा दिया, डबल बॉन्ड लग गया आपका, और C डबल O
एच प्राप्त हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए तो आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। जैसे आपने लिया बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड, इसकी अपक्रिया आपको CH3 C CH3 CH2 COO का होल ट्वाइस O एनहाइड्राइड प्रोपोनोइक एनहाइड्राइड से करानी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी अपक्रिया जो होगी वो सोडियम प्रोपोनेट की उपस्थिति में होगा, है ना, सोडियम प्रोपोनेट की उपस्थिति में होगा। अब इसकी सिंपल अपक्रिया लिखने का तरीका क्या है, अभी हमने बताया। आप क्या करिए, ये जो बेंजिल्डिहाइड है, ये बेंजिल्डिहाइड है, इसका CH डबल बॉन्ड O, और जो आपका अम्ल था, है ना, ध्यान रखिएगा जब आप जोड़ेंगे तो उसके अल्फा स्थान से ही जोड़ेंगे, ठीक है। ये आपका अम्ल जो आपने लिखा है, क्या लिखा है अम्ल में, अम्ल में आपने लिखा है CH3CH2COO Na, तो ये नहीं हटाइए यहाँ से, यहाँ पे H लगा लीजिए। और इसका ये जो 2 हाइड्रोजन था, यानी जो COOH का अल्फा H था CH2, इस O को इस H2 के साथ निकाल दीजिए और जोड़ करके उत्पाद अपना लिख दीजिए। बस सिंपल सी बात है ना। CH डबल बॉन्ड C, एक तरफ नीचे CH3, इधर CHO, है ना, ये आपका उत्पाद प्राप्त है, अल्फा और बीटा, ठीक है। T-मैन अपक्रिया इसमें क्या है, इसमें फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कास्टिक सोडा से जब क्रिया कराते हैं, अपघटित कराते हैं तथा 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो इससे सैलिसिल्डिहाइड अथवा सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिएगा ये भी सिंगल जो है 2 ही रिएक्शन है अलग अलग। अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होगा। फिनॉल की अपक्रिया, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड, तत्पश्चात आपने कास्टिक सोडा के जलीय विलयन NaOH या KOH लिया है आपने। कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप लेते हैं, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो आपको सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसको ऐसे ही याद रखिए, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होगा CHO। लेकिन अगर आपने फिनॉल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कराई है, यानी CO2 के साथ अपक्रिया कराई है, तत्पश्चात जलयोजन करा है NaOH से, तब आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल। दोनों का सूत्र भी याद रखिएगा, इस प्रकार से सैलिसिलिक अम्ल, है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड और आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ये आपका 2 उत्पाद हैं। ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड है ये, और ये आपका नीचे वाला आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है, ठीक है। तो ये आपकी अपक्रिया हो गई।